हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर संजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वर्मा, सबसे पहले हम आपका इसमें कमेंट जानना चाहेंगे, कैसे लेते हैं इसको? घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख और पहलगाम जो आतंकी हमला था उसकी निंदा की गई है, कहा गया है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इसको, कैसे इसका आकलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राजनयिकों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके साथ शायद हमने भी कभी काम किया होगा, जी। कि उन्होंने इस भाषा को जो घोषणा पत्र है उसके अंदर डलवा दिया। ये एक आसान चीज नहीं है, और ये समझकर आप चले कि घोषणा पत्र सर्वसम्मति से डिसाइड होता है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान भी उस घोषणा पत्र का एक अंग है जी। और उसको ये कन्विंस करना कि ये घोषणा पत्र का एक अंग होना चाहिए, यह आसान काम नहीं है। जी। तो शायद उन्होंने साम दान दंड भेद सबों का इस्तेमाल किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के लिए अंततः ये बहुत बड़ी जीत है। जी। इससे भी बड़ी जीत होगी आगे आने वाले समय में, मैं श्योर हूं, जबकि पाकिस्तान में जो इस तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नाम भी इसमें लिखा जाएगा। जिस दिन हम वहां पहुंच जाते हैं, मैं कहूंगा कि हमारी जो कूटनीति है वो बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है, और वो दिन भी दूर नहीं है। हमने ब्रिक्स में ये देख लिया है कि मेंशन हुआ था कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का जो टेररिज्म से संबंधित थे। जी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी जीत है, और मैं इसके लिए पूरे भारतवर्ष को बधाई देता हूं, खास करके वो उन डिप्लोमैट्स को जिन्होंने इसे निगोशिएट किया। बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारी संवाददाता जेसिका भी साथ दे रही है। ये भी तियानजिन में इस समय। जेसिका, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, घोषणा पत्र जारी कर दिया जा चुका है, ऐसे में जेसिका से लाइन कट गई, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि प्रोफेसर द्विवेदी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शायद उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे प्रोफेसर द्विवेदी से? प्रोफेसर द्विवेदी, इसका बिल्कुल प्रोफेसर द्विवेदी, भारत के लिए कहीं ना कहीं हम कल इस बात की चर्चा कर रहे थे और मैंने इसका निवेदन किया था जब हम लोग विश्लेषण बैठ के कर रहे थे जी, प्रत्यक्ष रूप से, और ये बात हुई थी कि घोषणा पत्र में क्या आता है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। जी। और प्रोफेसर द्विवेदी, आपने अब से कुछ देर पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं 25 साल से आप एससीओ को देखते हुए आ रहे हैं, जो भी आउटकम निकला है उसका निष्कर्ष कोई नहीं निकला। क्या आप इस मंच के जरिए अब अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आएंगे? नहीं, निष्कर्ष ये है अच्छा, कि एक्सट्रीमली सॉरी रमाकांत जी, मैं हमारे साथ में जेसिका फोन लाइन से जुड़ी हुई हैं, एक बार उनसे बात कर लेते, फिर हम आपके पास आते हैं, विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। जी जेसिका, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जेसिका, जी जी जी, किस तरह से ये जो घोषणा पत्र है क्या कुछ कहता है, क्या इसके डिटेल्स है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, आपने अगर इस घोषणा पत्र में ध्यान से देखा, पहलगाम का जो आतंकवाद हमला हुआ था उसका एक उसका मेंशन होना ही एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले आपको याद होगा जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में एससीओ की, उसमें उस समय भी एक इस बात पे चर्चा हुई थी कि क्या पहलगाम के बारे में क्या पहलगाम को इस डिक्लेरेशन में डाला जाएगा, क्या ये कॉन्डमनेशन जो है बाकी देशों जो मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के, क्या ये वहाँ पे एक ऐसी डिक्लेरेशन में इसको देखा जाएगा। पर हाँ, ये एक बड़ी बात निकल के आई है कि पहलगाम के बारे में मेंशन किया गया है, और जिस तरीके का आतंकवाद हमला भारत देश पर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, काफी सारे देशों ने अपनी सहानुभूति भी दी है भारत देश को। और ये आप पहले देखें, एससीओ का जो फ्रेमवर्क है वो आतंकवाद को कैसे हटाना है और कैसे बाकी सारे राष्ट्र जो है एकजुट होकर इन गतिविधियों को देखें और बेहतर कोऑर्डिनेशन करें और आतंकवाद हमले कम करने की कोशिश करें। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मेंशन है। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण और अहम बैठक है। हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे समय समय पर ताज़ा अपडेट्स के लिए, लेकिन प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी को सीधे मैं आपके पास आऊंगा। आप अपनी बात जो बताना चाह रहे हैं इस, मैं ये कहना चाहता था, प्रत्यक्ष रूप से एससीओ ने जो इस घोषणा पत्र में जो सामूहिक घोषणा पत्र है बहुत अच्छा कार्य किया है। एससीओ का एक कन्वेंशन है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के खिलाफ, और उसका जो सिलेक्टिव एप्लीकेशंस हमने देखा हुआ है। अच्छी बात यह है कि पहलगांव जो जघन्य अपराध किया गया था उसकी उन्होंने निंदा की है।
अब देखना ये है कि ये सिर्फ निंदा तक ही सीमित रहता है या उसके आगे जाता है। उससे आगे का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जहां जहां पर आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सप्लाई लाइन है इन ग्रुप्स की, उनको भी डिसरप्ट करना चाहिए, उनको भी समाप्त करना चाहिए। वो इस संगठन की प्रामाणिकता, इस संगठन की प्रभाव को अच्छी तरह से जमीन पर देखने में तब सब लोग जो है, सभी सदस्य देश इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टि में ये बहुत अच्छा कदम है, और जैसा कि एम्बेसडर वर्मा कह रहे थे, इट टेक्स टाइम। अच्छा काम हुआ है और हम आशा करते हैं कि एससीओ संगठन के सभी देश मिलकर के बड़ी ही स्पष्टता के साथ, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी के साथ संगठन को सस्टेनेबल बनाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, स्क्वायर जस्टिस का फॉलो करते हुए, और अब उन संगठन की जिनकी विचारधारा, जिनको फाइनेंस जो पोषित करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जी। तो इस संगठन का प्रभाव ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, ये संगठन का प्रभाव अच्छा रहेगा। कम से कम एक स्टेप हम आए हैं, आगे बढ़े हैं एम्बेसडर वर्मा और प्रोफेसर द्विवेदी, और उम्मीद करते हैं कि जब, जिसको कहते हैं कि एक एक स्टेप करके ही मीलों लंबा सफ़र जो है वो तय किया जा सकता है। और जिस तरह से, जैसा कि एम्बेसडर वर्मा ने कहा कि हमारे डिप्लोमैट्स ने बड़ा शानदार काम किया है, इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारा जो दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व है, उसका भी असर साफ तौर पर इस एससीओ समिट में दिखा है। और इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। फिलहाल इस तस्वीर के विषय में आपको बताएं, उससे पहले हम इस चर्चा को एक बार थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद कुछ तस्वीरें हम आपको तियानजिन से भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर हम एक बार फिर से इस घोषणा पत्र की बात करें, एम्बेसडर संजय वर्मा, आपको लगता है कि ये जो बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स का, बदलते हुए जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम पिछले 1.5-2 महीने में हुआ है, उसका असर भी इस घोषणा पत्र पर साफ दिखा है? और यही वजह रहा है कि पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती, में शब्द अगर इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, कि उनको राजी करने पर मजबूर किया गया। बिल्कुल, और ये भारत का, यहाँ एक पल के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एक तस्वीर के साथ ये खबर है जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। और उससे पहले ये जो तस्वीर आपके सामने अभी आएगी, उसमें एक ही गाड़ी में ये दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर बैठक स्थल पर पहुंचे। ये देखिए, ये है पावरफुल पिक्चर जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, और भावना आप कह रही हैं कि ये देखिए, एक गाड़ी में बैठकर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुस्कुराते हुए, मंद दोनों लोग। बिल्कुल, एससीओ समिट का समापन हो चुका है। ऐसे में एससीओ समापन के बाद ये कहा जा रहा था कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात होने वाली है, और मुलाकात से पहले ही गर्मजोशी दिख रही है, साथ दिख रहा है, मित्रता दिख रही है। और मित्रता ऐसी दिख रही है कि एक ही गाड़ी में दोनों देश के नेता, दोनों देश के लीडर्स जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एक ही गाड़ी में बैठकर बैठक स्थल पर गए हैं। और उनके बीच इस मुलाकात को कई मायनों में जब हम खास माना जा रहा है। भावना, जब हम पावरफुल पिक्चर्स की बात करते हैं किसी समिट में, तो उनमें से एक पावरफुल पिक्चर ये भी है, और इसके बड़े कूटनीतिक रणनीतिक मायने भी है। और ये जो जेस्चर्स हैं, एक साथ जाना, एम्बेसडर संजय वर्मा इसको और बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन जिस तरह से एक साथ एक गाड़ी में जाना, इसके बहुत संदेश, इसके बहुत मैसेजिंग होती है। वर्मा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसे हुई है। एससीओ समिट में जब औपचारिक फोटो सेशन होना था, उससे पहले जब रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें सामने आई, दोनों हाथ में हाथ मिलाए मंच पर पहुंचे। उसके बाद हैंडशेक हुआ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। अब ये तस्वीर आ रही है क्योंकि दोनों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हो रही है। तो एससीओ समिट के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि चलिए एक साथ ही एक गाड़ी में बैठते हैं और बैठक स्थल पर जाते हैं और फिर करते हैं मुलाकात। एम्बेसडर वर्मा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, दरअसल इस तस्वीर को चाह रहे हैं क्या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या मायने हैं इसके?
देखिए, यह अविस्मरणीय तस्वीर है जी, इसको बिल्कुल मानना चाहिए। दूसरा, अगर आप दोनों के चेहरे पे एक्सप्रेशन देखें तो ये एक्सप्रेशन इस बात का प्रतीक है कि अंग्रेजी में ही मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव अ राइट, इंडिया हैज अ राइट। तो एक वो इंडिकेट कर रहा है। तीसरी चीज जो इस तस्वीर से मैं निकाल पाता हूँ कि चूंकि चीन में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो मोदी साहब बैठे हुए हैं राइट हैंड में कार के, और पुतिन साहब लेफ्ट हैंड में। ये भी शो कर रहा है कि पुतिन साहब मोदी साहब को रेस्पेक्ट शो करना चाहते हैं, और यह केवल प्रधानमंत्री मोदी की ही रेस्पेक्ट नहीं है, ये पूरे भारत का रेस्पेक्ट है। जी, बहुत तो ये मैं बारीक तीन चीजें नतीजे आपने इससे देखी हैं एज एक पूर्व राजनयिक के तौर पर, और ये चीजें बहुत मायने भी रखती है। हमारे दर्शकों को भी ये बात निश्चित तौर पर समझ में और आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब मुलाकात होगी तो ये बड़ी अहम मुलाकात होगी, इसमें कई मुद्दे जो हैं वो सामने आएंगे। और साथ ही साथ प्रोफेसर द्विवेदी, कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर है, वो पावर को भी कहीं ना कहीं दर्शा रही है, महाशक्ति को दर्शा रही है कि ये जो महाशक्तियां अब एक साथ मिलकर आ रही हैं तो ये कुछ दूसरे देशों को भी बड़ा संदेश देती हुई जा रही हैं। बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और विश्व व्यवस्था में दोनों देश बता बहुत दें, मुझको अब निकलना है, महत्वपूर्ण कुछ और निभाने काम। जा रहे हैं। और ये विश्वास, सकारात्मक सहयोग और विश्व व्यवस्था में एक वैल्यू एडिशन करने की तरफ दोनों देश आगे बढ़ेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर इस तस्वीर का आकलन कर रहे थे प्रोफेसर एम्बेसडर वर्मा। आप अपनी बात जारी रखें एम्बेसडर वर्मा। तो यह देखने से ही यह महसूस हो रहा है कि यह देश केवल इकट्ठे हैं, यही यह शो नहीं कर रहा है। यह भी शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच एक यूनिटी है। ये दोनों अगर जा रहे हैं तो शायद इतने मामले हैं डिस्कस करने के कि बीच का जो सफर है यहाँ वेन्यू से लेकर मीटिंग के कमरे तक जी, उसको भी ये इस पर डिस्कस कर पाएंगे। जी बिल्कुल, उस तक डिस्कस कर पाएंगे। एक बार वापस अपने मूल प्रश्न पर भी लौटेंगे। और जब हम एससीओ घोषणा पत्र की चर्चा आपसे कर रहे थे, वो बात वहीं कट गई थी। दरअसल कई बार इस तरह की चर्चाओं में बात पूरी नहीं हो पाती, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बात हो रही थी कि बदलते हुए भू राजनीतिक परिस्थिति, जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से आप देखते हैं इस घोषणा पत्र को। 1.5-2 महीने पहले ये स्थिति नहीं थी, आज ये चीज़ें इस रूप में सामने आई हैं। बिल्कुल, और यह दो चीज़ों को ये बताता है। एक तो यह कि भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राजनयिक जिस तरह से इन 2 महीनों में काम किया है, उन लोगों ने पूरे विश्व को यह समझाने के लिए कि आखिरकार भारत की दुखती रग क्या है, आखिरकार भारत किस विषय में बात करना चाह रहा है, आखिरकार भारत क्या समझाना चाह रहा है विश्व को, यह शायद कुछ हद तक लोगों को समझ में आ गई है। और इसी के कारण आपने जो तस्वीर देखी, जो घोषणा पत्र देखा, उसमें यह संभव हो पाया। जी जी जी। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस समय प्रोफेसर द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, क्या दुनिया को एक दो टूक संदेश यहाँ जाता हुआ कि आतंक के खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और जिन्होंने ये आतंकवाद को पनपने दिया है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा? ये भी देखना बाकी है। सैद्धांतिक रूप से ये कह दिया गया है, लेकिन अगर आप सेलिएंट पॉइंट्स देखें एससीओ घोषणा पत्र के, तो उसमें जो गाजा पर एक्शन हुआ है उसकी भी आलोचना की गई है। उसमें इजराइल और अमेरिका का जो एक्शन ईरान पर हुआ उसकी भी आलोचना की गई है। पाकिस्तान में जो जफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ था उसकी भी आलोचना की गई है। ये एंकर को बता दें, मेरा एक और प्रोग्राम है, उसको निकलना है उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है। देखना ये होगा कि मैंने जैसा निवेदन पहले किया कि आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सप्लाई लाइन इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी देश में हो, भारत का मानना शुरू से है, अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म की बात यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम बहुत पहले से करते रहे हैं, तो जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाएगा, तो अभी तो आज बहुत प्रसन्नता है, अच्छी बात है, लेकिन हम 1 वर्ष के बाद जब पुनः बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्या एक्शन लिया गया
तो उससे प्रमाणिकता साबित हो जाएगी कि हमारी नीयत साफ है। नीत तो दिख गई है कि नीत तो ठीक है, अब नियत की बात आएगी, जो कि आने वाले 1 वर्षों में क्रियान्वयन जब होगा तो वो दिखेगा। चलिए, आरंभ से ही क्रियान्वयन होता है, आरंभ तो हो चुका है। हाँ, बहुत अच्छा है, आरंभ बहुत अच्छा है जी। लेकिन अच्छा। असल में प्रोफेसर द्विवेदी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहने की बात, यानी कि जिसको कहते हैं कि जुबानी जमा खर्च सिर्फ वहां तक सीमित ना रहे, बल्कि जब बात इसको जब धरती पर उतारने की होगी तब ये इसका आकलन किया जा सकेगा। देखिए निखिल जी, एक अच्छे विश्लेषण का यही तात्पर्य होता है, हम ये जानते हैं कि नेक्सस है, और मैं उन संस्थाओं के नाम आपको अभी सविस्तार ले सकता हूं जी, और बता सकता हूं कि वो उन संस्थाओं के आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सप्लाई लाइन किस किस क्षेत्रों में और किन किन देशों का रहा है। लेकिन मूल रूप से जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं डिक्लेरेशन के, वो ये दर्शाता है कि एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, और इस पर कायम रहे सभी देश और प्रभावी रूप से एक्शन लिया जाए, ये अच्छा होगा। अच्छा, आपने कहा इजराइल, जी जी जी, जो इजराइल के का हमला ईरान पर, और जो ईरान पर हमला हुआ, इन चीजों का भी उस घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है। एससीओ मेंबर कंट्रीज ने कंडेम्ड किया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा, हाँ, और इस कंडेम्स यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान। जी बिल्कुल। ये किया जफर एक्सप्रेस पर जो अटैक हुआ था, उसकी भी इसका जिक्र पिछली बार भी रक्षा मंत्री जब गए हुए थे उस दौरान भी उसको लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय पहलगांव नहीं किया था, पहलगांव नहीं कर रहे थे, इशारा किया था कि वो हमारे राजनीतियों कीजिए कि उस समय पहलगांव की चर्चा नहीं की गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं एससीओ के अंदर एक कंसेंसस होना जरूरी है, तो एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, इसलिए आज का दिन शुभ है। शुभ है, बिल्कुल। एक कंसेंसस आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेंसस आना यहाँ जरूरी था। सभी देशों का एक मत में ये कहना कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहल इसकी कही जा रही है। अब इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे, ये तो प्रोफेसर द्विवेदी जब अगले साल आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, जब एससीओ समिट होगा, तब इस पर फिर से एक बार विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो प्रारंभ हुआ है वो एक अच्छे नोट पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बात सभी देशों ने सुनी और मानी है। भारत का वर्चस्व यहाँ साफ तौर पर देखने को मिला है। जी, वर्चस्व तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा भारत के विचार की स्वीकार्यता, प्रमाणिकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई है। भारत वर्चस्व के लिए कभी काम नहीं करता, भारत तो अपने निवेदन को, विचार को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तरह काम करता है। जी प्रोफेसर द्विवेदी, दरअसल मैं एक चीज और चाह रहा था कि जोड़ूं आपके प्रश्न में, वो ये कि जब दरअसल पहले भी जो ये सारा जो लिस्ट आपने भी गिनाई, उसको जोड़ने का मेरा मकसद ये भी था कि क्या इसको, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये संगठन या भारत तो ऑब्वियसली, और ये संगठन भी किसी के खिलाफ नहीं है, और इनकी अपनी अलग अलग सारे संगठनों की आइडेंटिटी है और अलग अलग उनका उद्देश्य है। बावजूद इसमें जब घोषणा पत्र में इस तरह की चीजें आती हैं, कहीं इसको वेस्ट अपने खिलाफ उसको उस तरह से देख सकता है क्या? उसका आकलन कुछ इस तरह से किया जा सकता है? वेस्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो स्थिति है, यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा है, यूनाइटेड नेशंस का रहा है। यूनिलैटरल एक्शन जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल में किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना हुई थी। तो वेस्ट के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक दो कंट्रीज निश्चित इस घोषणा से, एक दो पॉइंट से बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, विशेष तौर से इजराइल और अमेरिका। जी, दरअसल मेरा इशारा भी उन्हीं की तरफ था, और यहाँ रुकेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, और बहुत ही रोचक चर्चा प्रोफेसर रमाकांत के साथ में हो रही है, इसको आगे जारी रखेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। जी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि कैसे भारत निर्णायक भूमिका एससीओ में निभाता हुआ नजर आ रहा है और एससीओ का घोषणा पत्र भी हम सबके सामने आ चुका है, जहां भारत ने बड़ी आवाज उठाई थी कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति हर देश को यहां अपनानी चाहिए और 22 देशों ने एक साथ मिलकर बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और आतंकवाद को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पर भी बड़ा जोर यहां दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातों का जिक्र किया उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल के तौर पर इस घोषणा पत्र में भी ये बात साफ तौर पर देखी गई है। पहलगाम आतंकी हमले का भी यहाँ जिक्र किया गया है। निखिल जी बिल्कुल, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है। प्रोफेसर रमाकांत द्विवेदी हमारे साथ इस पूरी चर्चा पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, आपसे अगर हम इसमें पाकिस्तान का एंगल जानना समझना चाहें, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में जो पिछले 1.5-2 महीने में चीज़ें बदली हैं उसमें अमेरिका तो एक प्लेयर है ही है, पाकिस्तान एक प्लेयर है जो अमेरिका के साथ भी जिसने अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश की है। जो मुनीर वहाँ तक गए और उसके बाद चीन के साथ उसके जो संबंध रहे हैं और इस बीच में भारत की एंट्री है, कैसे इसको देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? पाकिस्तान अमेरिका के संबंध, पाकिस्तान चीन के संबंध, पाकिस्तान रूस के संबंध, इस पर मैं अभी आता हूं। एक बात जो महत्वपूर्ण बात है घोषणा पत्र में, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना कि नो, आई कोट, नो डबल स्टैंडर्ड्स एंड टैकलिंग टेररिज्म अनकोट, इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। बड़ी बात है। दृष्टि में अगर आप घोषणा पत्र देखें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना था कि कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, तो कम से कम घोषणा पत्र इस बात को दर्शा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री की इस बात को अक्षरशः स्वीकार किया गया है। स्वीकार किया गया और ये भी कि इसके पहले डबल स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। जी बिल्कुल। अरे जो रक्षा मंत्रियों का जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें वो डबल स्टैंडर्ड ही था, इसीलिए तो वो उस पर हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने हस्ताक्षर करने से अपना कलम नीचे रख दिया था। जी जहां तक पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान चीन के रिश्तों की बात है, पाकिस्तान ये खेल खेलता रहता है और यहां तक पाकिस्तान ने खेल खेला है कि आंतरिक रूप से पाकिस्तान बहुत कमजोर हुआ है। वहां का आर्थिक विकास अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। सिर्फ आर्मी अपना कार्य करने के लिए देश को जो है एक वन आफ्टर अनदर क्राइसिस में झोंकता रहता है, चाहे वो राजनीतिक क्राइसिस हो, इमरान साहब जेल के अंदर बंद हैं, आर्थिक विकास हो, लेकिन मुझे नहीं लगता निखिल जी कि ये सस्टेनेबल प्रपोजिशन है। आप देख लेंगे अभी आईएमएफ के साथ में जो बेल आउट इनका पैकेज हुआ है, जिस हिसाब से एक के बाद एक इनकी जो किस्तें जो दी जाती हैं, तो ये नीति मुझे सस्टेनेबल नहीं लगती है। ये अपॉर्चुनिस्टिक है, लेकिन ये अवसर नहीं है। दरअसल किसी और दिन चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा समर्थन चीन से मिलता है उसको। जी बिल्कुल, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब प्रोफेसर द्विवेदी की मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात होने वाली है। एक कार में बैठकर उनकी जो तस्वीर है वो सबके सामने आ चुकी है। अब वहां से क्या निष्कर्ष और आउटकम निकलते हुए नजर आएंगे, उस पर सभी इस समय नजर गड़ाए हुए हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे संवाददाता जो तियानजिन में इस समय मौजूद हैं, जैसिका, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मोदी और पुतिन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की मुलाकात और उसका आउटकम का इंतजार है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं
या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि SCO में किस तरीके से भारत इस समय निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है और जो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे हैं वो घोषणा पत्र में भी साफ तौर पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आतंकवाद का जिक्र किया वो घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं दिखा है और सभी देशों ने प्रतिबद्धता जताई है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी देशों की इस समय है और पहलगाम आतंकी हमले का भी यहाँ जिक्र किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की द्विपक्षीय मुलाकात। SCO बैठक में जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की जुगलबंदी देखने को मिली है, ऐसे में जब ये द्विपक्षीय मुलाकात होगी तो किन मुद्दों में ये खास रहने वाली है, कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में डिस्कस किए जा सकते हैं, चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं। इस समय तियानजिन से हमारी संवाददाता जेसिका फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जेसिका जी आप हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। जेसिका, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दोनों के बीच, मोदी और पुतिन के बीच जो द्विपक्षीय बैठक होनी है वो मुलाकात क्या शुरू हो चुकी है और कितना समय दिया गया है इस मीटिंग को? जी, फिलहाल हमें ये नहीं पता कि कितना समय दिया गया है, पर ये एक ऐसा रिश्ता है भारत का रूस के साथ कि कुछ ठोस ही निकल के आएगा इस द्विपक्षीय वार्ता में। और आप जैसे कि जानती हैं ये कि प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से एक मुलाकात काफ़ी अहम रहेगी। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत भी आ सकते हैं। एक एनुअल समिट होती है भारत और रशिया के बीच में जो कि काफ़ी सालों से चलती आई है, पिछले साल भी हुई थी मॉस्को में। वहाँ पर भी हमने देखा था कि किस तरीके की जिसे कहते हैं घोषणाएं की गई थी, चाहे वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे हो या फिर एनर्जी ट्रेड पे हो या आप बात करें डिफेंस पे हो। तो इन सब में रूस और भारत की साझेदारी रही है और रूस के साथ भारत का एक पुराना संबंध है जिसके बारे में दर्शकों को हमने पहले भी बताया है। पर इस वार्तालाप में बहुत कुछ निकल के आ सकता है। जैसे कि आप जानती हैं ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है। भले ही यहाँ पे बहुत सारे दूसरे देशों के साथ भी भारत की इंगेजमेंट्स रही है, लेकिन रूस और चीन के साथ काफ़ी अहम बातचीत हुई है, चीन के साथ हो चुकी है। अब राष्ट्रपति पुतिन के साथ और क्या बातें होंगी ये हम अभी थोड़ी देर में जान पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आप पहले आप देखें जिस तरीके का रिश्ता भारत और रूस का रहा है, तो एनर्जी ट्रेड और कनेक्टिविटी और काफ़ी सारी आगे चीज़ें उन पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो सकती है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे अपने दर्शकों को बताने में कि क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच में। पर जिस तरीके से दोनों एक ही गाड़ी में निकले अपनी मीटिंग करने, उन दृश्यों के बारे में भी काफी कुछ कहा जा सकता है। जी जेसिका। जी बिल्कुल जेसिका, एक तो ये जरूर आप बताएं कि क्या कुछ इस एजेंडे में होने वाला है, बातचीत के एजेंडे में। और जब दो इतने जिसको कहते हैं कि पावरफुल लीडर्स मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर रूस और भारत का तो रिश्ता भी ऐसा है, और इस मुलाकात के दौरान अदर देन एजेंडा की जब हम बात करें तो क्या तेल खरीद क्राइसिस के बाद जो परिस्थितियाँ उपजी हैं उन सारे विषयों पर या उनको कैसे टैकल किया जाए, इन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है? इस पर भी कुछ निकल सकता है, कुछ उम्मीद है इसको लेके? फिलहाल तो मैं स्पेकुलेशन नहीं करूंगी, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भारत और रूस का रिश्ता उस पर भी काफ़ी सारा जो आप देखते हैं ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं रशिया से, 40%
जैसे कहते हैं ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया का रशिया से, तो काफ़ी एक अहम पार्टनर भी है इंडिया का, और उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी को जिस तरीके की ऑयल और एनर्जी नीड्स है वो भी रशिया के साथ देखी जाती हैं। तो इस पर ज़रूर चर्चा होगी, और जिस तरीके से अमेरिका ने निशाना साधा है, जाहिर सी बात है ये बातें ज़रूर आएंगी, पर फिर भी हम इंतजार करेंगे दोनों की द्विपक्षीय वार्ता के बाद कि क्या निकल के आए। बिल्कुल जैसिका, लेकिन हमने जो देखा है दोनों देशों के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध 75 वर्षों से मजबूत रहे हैं। रूस भारत का एक प्रमुख साझेदार है, एक अच्छा दोस्त है, और हमेशा से जब भी वक्त आया है रूस और भारत दोनों ने एक दूसरे की दोस्ती निभाई है। ऐसे में भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है कि भारत और रूस संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाए। ऐसे में इस मुलाकात को दुनिया किस नजर से इस समय देख रही है? आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए थे 2024 में, उस समय तो उस समय भी ये जितने वेस्टर्न एनालिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी अपनी टिप्पणी करी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए थे। तो इंडिया का स्टैंड एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे है, और जिस हिसाब से रूस के साथ रिश्ता है वो तो 1977 से पहले भी 1970 माफ़ कीजिएगा उससे पहले भी रहा है, और 1970 के बाद काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है डिफेंस के क्षेत्र में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिफेंस पे ज़रूर बात होगी, एनर्जी ट्रेड पे ज़रूर बात होगी। जिस तरीके का रिश्ता रहा है और आगे बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का निशाना हो भारत देश पे, भारत और रूस के रिश्ते पे, या फिर कोई और जियोपॉलिटिकल कंसर्न हो, फिर भी भारत और रूस का रिश्ता जो है मजबूत ही रहा है काफी सारे क्षेत्रों में, ना कि डिफेंस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन, और अभी जिस हिसाब से मैंने बताया एनर्जी ट्रेड पर काफी सारे बहुत सारे मुद्दों पर भी, जैसे आप टेररिज्म की भी बात करें उस पर भी भारत और रूस का काफी सिमिलर व्यू रहा है। जी जी जी। इसके साथ साथ अगर निखिल देखा जाए 2+2 साझेदारी जैसे का ये बड़ी मजबूत रही है भारत और रूस के बीच में, जिस तरीके से 2+2 डायलॉग आगे चले हैं। ऐसे में अब जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं 2+2 डायलॉग से आगे बढ़ते हुए ये साझेदारी कितनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? 2+2 मैकेनिज्म भारत का बहुत सारे देशों के साथ है, जाहिर सी बात है रूस के साथ भी रहेगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है रूस भारत का काफ़ी समय से। तो आप देख सकते हैं कि सर्गी लैवरोव जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे बयान आए हैं कि उनको भारत को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर, एक स्पेशल फ्रेंड कंसिडर करते हैं, और भारत का भी ये मानना है कि रूस के साथ उसका एक बहुत पुराना एक अच्छा रिश्ता रहा है जिसे वो उस राह पे वो चलता रहेगा, चाहे वो वेस्टर्न सैंक्शंस हो या और किस तरीके की कूटनीति हो और दुनिया में जो भी बदलाव आए, भारत और रूस का रिश्ता अपने ही मोमेंटम पे चला है और अपने ही मोमेंटम पे चलता रहेगा, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो या डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो। भारत और रूस का रिश्ता मजबूत है, ना कि एनर्जी ट्रेड में पर काफी सारे एस्पेक्ट्स में। जी बिल्कुल, भारत का रिश्ता मजबूत है, और जिस तरह से आपने कहा कि ये मोमेंटम है जो निश्चित तौर पर इस मोमेंटम को एक गति और मिलेगी, एक बूस्ट और मिलेगा, इस बात की उम्मीद हम रखते हैं, आशा है हमको। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए जेसिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो थी हमारी खास पेशकश जहां हम बात कर रहे थे एससीओ में भारत की निर्णायक भूमिका। अब नजरें टिकी हुई हैं जब निष्कर्ष निकल कर आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच जो बैठक होगी उसमें कौन से मुद्दे सामने आएंगे, किन क्षेत्रों पे बात होगी, और ये साझेदारी और आगे बढ़ती हुई कहां तक नजर आएगी। फिलहाल भारत की जो आवाज है वो एससीओ में जरूर दिखाई दी है और घोषणा पत्र में ये सकारात्मक रहा है। और अगर ये कहा जाए कि इस बार का जो एससीओ रहा है वो भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, भारत की धमक, भारत की आवाज इस एससीओ में दिखाई पड़ी। तो हमारे इस प्रसारण में बस इतना है, लेकिन इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। मुझे और भावना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।